हेलो दोस्तों। आज मैं जेके सेट, एलए सेट और एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन यानी जनरल पेपर का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था एप्टीट्यूड, लेवल्स ऑफ टीचिंग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, और कल हमने बात की थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, जिसमें हमने एडोलसेंट लर्नर और अडल्ट लर्नर पर बात की थी। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जेके सेट, एलए सेट के नाम पे एक लिस्ट है, वहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक गुड लर्नर जो होता है उसमें कौन कौन सी खुसूसियत होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती है। जो पहला पॉइंट इसमें है कि वो एन्जॉय करता है लर्निंग को। जब भी वो लर्निंग करता है उसको लर्निंग करने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट पैदा होती है। इसके अलावा अगर उसको लर्निंग करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल आ रहा है, वो उनको अच्छे से फेस करता है, वो उनसे डर के भाग नहीं जाता है। यानी अगर उसको कोई भी मुश्किल आती है पढ़ने के दौरान या पढ़ने से रिलेटेड, वो उसको फेस करके आगे पढ़ने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो जब कोई लर्निंग करता है, उस लर्निंग के साथ साथ वो नई नई चीज़ें सीख लेता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते उसको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाती है, नई नई चीज़ें वो सीख लेता है। यानी हर एक टॉपिक में वो नया नया कुछ ना कुछ सीख लेता है। तीसरा पॉइंट कि वो रिलेट करता है न्यू नॉलेज को विद देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। हर रोज़ या हर टॉपिक से वो जब भी कोई चीज़ सीखता है, कुछ सीखता है, वो उसको रिलेट करता है जो वो नॉलेज उसके पास ऑलरेडी होती है या जो वो पहले ही जानता है, उसके साथ वो रिलेट करता है हर नई नॉलेज को, हर नई जानकारी को जो वो हासिल कर लेता है। उसके अलावा एक और क्वालिटी एक गुड लर्नर के पास ये भी होती है कि ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर रीडिंग। उसके पास टाइम ही टाइम होता है पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, यानी कि सोचने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए, इवालुएटिंग द लर्निंग, और क्या उसने सीखा है, क्या उसने पाया है, उसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। और वो बहाने नहीं बना लेता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये पढ़ लूँ। उसके पास टाइम ही टाइम होता है। वो अगर कोई भी काम कर रहा होता है, कहीं भी होता है, लेकिन वो टाइम निकालता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ लेता है, कुछ ना कुछ सीख लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि एक गुड लर्नर की क्वालिटी क्या है। ऑलवेज परसिस्टेंट इन गैदरिंग नॉलेज। वो हमेशा नॉलेज गेन करने में लगा रहता है, हमेशा इस कोशिश में होता है कि किस तरह से मुझे नई नई नॉलेज गेन होती जाती है। जिसकी जितनी भी नॉलेज उसके पास होती है वो उसको कम समझता है और नई नई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर लेता है। सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद देयर नॉलेज। उसके पास जितनी भी नॉलेज होती है, जो भी नॉलेज होती है, वो इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, और अपनी रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम उसको आती है, जो भी मुश्किलात होती है, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है उस नॉलेज से। वो अपनी नॉलेज को ज़ाया नहीं करने देता है, उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता है। फ्री फ्रॉम जेलसी। उसके पास एक और क्वालिटी ये भी होती है कि उसको जेलसी नहीं होती है, या ग्रीड नहीं होती है, या एंगर वो नहीं होता है दूसरों से, या उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो भी अच्छा लर्नर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और जेलसी फ्री होता है। कभी भी उसको दूसरों से जिद नहीं होता है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि एक गुड लर्नर जो होता है उसके अंदर एक और क्वालिटी ये भी होती है कि ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। हमेशा बेताब रहता है, हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि मुझे कब नई नॉलेज मिल जाए। उसी की तलाश में रहता है। जब भी उसके पास नई नॉलेज आता है तो वो उसको सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस जेके सेट पे, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग पे अफेक्ट करता है, यानी जिससे टीचिंग इफेक्ट होती है। या तो टीचिंग उसे कम हो जाती है या उसे टीचिंग बढ़ जाती है। क्या क्या वजूहात हैं जिनसे टीचिंग में
असर पड़ जाता है। दोस्तों, पहला जो इसमें इस टॉपिक के अंडर आता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टीचर, यानी टीचर से रिलेटेड कुछ वजूहात होते हैं जिनसे असर पड़ता है। वो क्या है, उसको यहाँ पर पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है, मैंने पॉइंट्स उसको बनाया है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जो एक टीचर होता है उसको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में, या अपने जो टॉपिक वो पढ़ा रहा है उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज है, ये अफेक्ट करता है उसकी टीचिंग पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, तो जो स्टूडेंट्स होंगे या लर्नर्स होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा उससे, तो उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जितनी उसकी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी और उतना लर्नर्स को फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर के पास कितनी क्वालिफिकेशन है। ये जाहिर सी बात है कि एक टीचर, मान लो कि जिसने सिर्फ बीए या बीएससी पास किया है, लेकिन दूसरा टीचर वो है जिसने बीए बीएससी के साथ साथ एमए भी किया है, एमएड भी किया है, पीएचडी भी किया है, यानी उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, उसके पास इसके अलावा उसके पास ट्रेनिंग कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। तो तो इन दो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा जब दोनों टीचिंग करेंगे, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो उतनी ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा, यानी उनको अच्छे से समझा पाएगा। जिसको जितनी कम नॉलेज होगी, कम क्वालिफिकेशन होगी, उसके पास उतनी कम एक्सपीरियंस भी होगी, उतनी कम नॉलेज भी होगी, तो उतना वो कम उनको इफेक्ट कर पाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि नॉलेज ऑफ लर्नर्स, ये भी हमने पिछले जो वीडियोस हमने यहाँ पर डिस्कस किए उसमें भी मैंने आपको बताया कि एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अपने लर्नर्स के बारे में नॉलेज हो, यानी जो भी लर्नर्स उसके पास हैं या उसके सामने बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के लर्नर्स हैं, इनकी स्टेज क्या है, इनका एज क्या है, इनकी लेवल क्या है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, इनका उसी हिसाब से वो उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, उनको टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है, उसी हिसाब से वो टीचिंग मेथड्स चूज़ कर सकता है जिस लेवल पे वो स्टूडेंट्स रहते हों। तो एक नॉलेज होना ज़रूरी होता है लर्नर्स की एक टीचर को। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टीचिंग स्किल्स, यानी जितनी स्किल्स होंगे टीचिंग की एक टीचर के पास, उतना ही उसकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। उतने वो मेथड्स नए नए यूज़ कर सकता है, उतने वो स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है जितना उसके पास स्किल्स या नॉलेज या एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि टीचिंग पे अफेक्ट करता है, वो है फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोच एबिलिटी। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली माहौल बनाना होगा, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं वो खौफ महसूस नहीं करते हैं। अगर उनको कोई क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन होता है, तो वो बिना बिला खौफ अपने टीचर से जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वो क्वेरी दूर कर सकते हैं। और अप्रोचेबिलिटी मतलब कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स बिला खौफ उसके उसके साथ बातचीत कर पाए या उसको अप्रोच कर पाए, वहाँ तक पहुँच पाए। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, एक एक टीचर का बिहेवियर और पर्सनैलिटी कैसा है, ये अफेक्ट करता है टीचिंग पर। उसकी आदत कैसे है, उसका बोलचाल कैसा है, उसका अपना बयान कैसा है, वो बहुत अफेक्ट करता है टीचिंग पे। उसके बाद एक और है डिसिप्लिन, यानी जितना डिसिप्लिन टीचर होगा उतने डिसिप्लिन उसके स्टूडेंट्स भी बन जाएंगे या लर्नर्स बन जाएंगे। डिसिप्लिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है टीचिंग और लर्निंग में। उसके बाद जो दूसरा इसमें कैटेगरी है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, यानी कुछ वजूहात लर्नर से भी रिलेटेड होते हैं जिसकी वजह से टीचिंग इफेक्ट करता है। अभी हमने पढ़ा कि टीचर से रिलेटेड, यानी टीचर की नॉलेज, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर का रोल। अब हम पढ़ते हैं कि लर्नर्स का इफेक्ट क्या रहता है टीचिंग पर। पहला है मैचुरेशन, यानी जो लर्नर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैचुरेशन अफेक्ट करते हैं टीचिंग पर। यानी उनकी मैचुरेशन अगर कम है तो टीचर उसके हिसाब से स्ट्रेटजीज या मेथड्स या मेथड चूज़ करता है। अगर उनकी मैचुरेशन ज़्यादा है, यानी बड़े हैं वो, तो उसी हिसाब से वो अपने ये मेथड्स और टीचिंग्स चेंज करता है। तो अफेक्ट करता है कि मैचुरेशन कितनी है। एज भी अफेक्ट करता है,
कि कम एज वाले को अलग टाइप से पढ़ाना होता है, जो बड़े एज के होते हैं उनको अलग टाइप से पढ़ाना पड़ता है, या जो जो बड़े एज के होते हैं उनको अच्छे से समझ भी आएगा, वो टीचर की बात सुनते हैं। लेकिन जो कम एज के बच्चे होते हैं वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई पर, तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो एक और पॉइंट है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन स्टूडेंट्स या लर्नर्स उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, यानी उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है पढ़ने में। चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे कैसा भी मटेरियल पेश करे, तो वो लर्नर्स या उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। सबसे पहला जो ज़रूरी है एक लर्नर के लिए, उसके पास मोटिवेशन होना ज़रूरी है। जब तक कि उसके पास मोटिवेशन नहीं होगी, चाहत खुद लर्निंग करने की चाहत नहीं होगी, तब तक टीचर की टीचिंग कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगी, कोई फ्रूटफुल नहीं होगी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस लर्निंग, यानी एक स्टूडेंट के अंदर या एक लर्नर के अंदर प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उससे टीचिंग इफ़ेक्टिव बन जाती है। अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रीवियस नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है वो उससे पहले वो कुछ भी नहीं जानता है उसमें, तो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक अगर दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसने ऑलरेडी खुद भी पढ़ा होता है, बहुत कुछ जानता है वो उस टॉपिक के बारे में, फिर जब टीचर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, पढ़ाता है, तो लर्नर को बहुत ज़्यादा अच्छे से वो समझ आता है और जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है, क्योंकि उसके पास प्रीवियस नॉलेज होती है। तो ये अफेक्ट करता है टीचिंग पर कि प्रीवियस नॉलेज कितनी है। उसके बाद इंटेलिजेंस, यानी एक स्टूडेंट या एक लर्नर के पास इंटेलिजेंस कितनी है, उतना उसको अच्छे से समझ आएगा या याद रहेगा, उतना वो ध्यान से टीचर को सुनेगा, तो ये अफेक्ट करता है टीचिंग पर। उसके बाद है नेक्स्ट मेंटल हेल्थ, यानी एक स्टूडेंट के अंदर कितनी मेंटल हेल्थ है, क्या वो नॉर्मल है या उसका माइंड ठीक से काम कर रहा है। जब उसका माइंड सही से होगा, हेल्दी होगा, तभी तो वो टीचर की बात सुनेगा, उस पर सोचेगा या उस पर ध्यान देगा, तो तभी तो टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। अगर उसका माइंड सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो टीचिंग उस पर कोई असर नहीं करेगी। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप्स एंड डिसफंक्शनिंग, यानी अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है, यानी वो नॉर्मल नहीं है बाकियों की तरह, तो उसका माइंड में ज़रूरी ये आ जाता है कि या बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ, उनमें ये क्वालिटी है, मुझ में ये कमी है, या बाकी स्टूडेंट्स मुझसे अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा कि जितना एक नॉर्मल देता है। हालांकि अगर उसके पास आईक्यू बराबर उतना होता है, लेकिन उसके माइंड में ऑलरेडी बाकी चीज़ें चल रही होती है, तो वो पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए भी ये फिजिकल हैंडीकैप्स या डिसफंक्शन वाले स्टूडेंट्स ये भी असर करते हैं, यानी इनसे भी टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी डाइट एंड न्यूट्रिशन भी अहम रोल अदा करता है टीचिंग लर्निंग में। यानी जब तक कि इंसान का पेट भरा नहीं होगा, तब तक उसको कोई बात समझ नहीं आएगी या वो पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देगा। अगर किसी के पास अच्छा न्यूट्रिशन है, अच्छा डाइट मिल रहा है, तो उसका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, तो वो पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान भी देगा और उसको याद भी रहेगा। तो न्यूट्रिशन और डाइट भी अहम रोल अदा करता है टीचिंग इफेक्टिव बनने में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट है, पहले ये उससे रिलेटेड है, यानी मोटिवेशन से रिलेटेड है, यानी एक स्टूडेंट कितना अटेंशन के साथ टीचर को सुन रहा है, उसके बात पर ध्यान दे रहा है, या उसको कितनी इंटरेस्ट है पढ़ाई पर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पेरेंट्स ने मजबूरी के साथ स्कूल भेजा है, तो वो उसको पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं होगा, तो उतना टीचर चाहे कितना भी कोशिश करे तो उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो अटेंशन और इंटरेस्ट ये बेसिक एम है एक स्टूडेंट के लिए, तभी तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा अपने टीचर से। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि अफेक्ट करता है टीचिंग पे, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, या हम कहेंगे कि सब्जेक्ट मैटर, यानी जो मटेरियल टीचर पेश करता है या जो मेथड वो पेश करता है वो कैसा है, उससे टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है। जो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि डिफ़िकल्ट एज ए मटेरियल, यानी जो टीचर मटेरियल पेश करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कोई टीचर ऐसा मटेरियल पेश करता है जो स्टूडेंट्स के लेवल से बहुत हाई है या उनको समझ नहीं आता है। अगर अगर स्टूडेंट्स बहुत कम एज के हैं, उनको टीचर ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करता है या ऐसी
वर्ड्स या लैंग्वेज मैटर में यूज़ करता है जो उनको समझ में ही नहीं आती है, तो उससे टीचिंग इफेक्ट करता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये पीडीएफ है, अगर इसमें मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा कि जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसका पता नहीं होगा, तो ये पीडीएफ फाइल या ये नोट्स, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए, एक टीचर को इसका ध्यान रखना होगा कि मटेरियल ऐसा हो कि जो उस लेवल का हो कि जिस लेवल के लर्नर्स हैं उनको वो समझ आए, यानी जितना वो समझ पाए उतना ही ऐसा ही वो मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनके लेवल से बहुत ऊंचा हो तो उनको वो समझ ना आए, तो फिर तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, कि जो भी मटेरियल टीचर प्रोवाइड करता है या यूज़ करता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा है जो ना कि सिलेबस में है या ना कि वो उनको रियल लाइफ में काम आएगा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। टीचर को ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना होगा जो कि या तो आपके बुक में होगा, आपके सिलेबस में होगा, आपको रियल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला हो, ऐसी मटेरियल या ऐसी लर्निंग उसको पेश करनी होगी, तभी टीचिंग फ्रूटफुल होगी। लर्नर्स भी इंटरेस्ट उसी में लेंगे जो कि उनको फ़ायदेमंद होगा, जो उनके सिलेबस में होगा, या जो उनके कोर्स में होगा, या जो उनको रियल लाइफ में काम आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें यह है कि सिमिलरिटी ऑफ द मटेरियल। जब भी टीचर मटेरियल पेश करे उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक पेज अलग टॉपिक पे बात करता है, दूसरा पेज अलग टॉपिक पर बात करता है, या एक पेज चैप्टर 1 की का लेंगे हम, दूसरा पेज चैप्टर 8 का लेंगे, बीच में बहुत सारा छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल सिमिलरिटी होनी चाहिए उसमें, यानी जो कनेक्ट करता है पहले टॉपिक को दूसरा टॉपिक कनेक्ट करता है, ऐसा ही मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। मतलब कि पहला यूनिट 1 अगर है, उसके बाद यूनिट 2 आएगा, या यूनिट 1 में पहला जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है उसको डिस्कस किया, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसको मटेरियल में लाया है। इस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ लर्निंग, यानी टीचर को ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करनी होती है जो उनको रियल लाइफ में काम आएगी, यानी जिससे उनको फ़ायदा मिल जाए। अगर लर्निंग ऐसी आप प्रोवाइड करोगे जिसका कोई मतलब ही नहीं, ना तो वो सिलेबस में होगा, ना तो वो रियल लाइफ में होगी, तो लर्नर्स ना तो उस पर ध्यान देंगे, ना उनको समझ में आएगी वो, और ना उसको वो याद रखेंगे, क्योंकि वो उनको कोई किसी काम की नहीं होगी। लर्निंग अगर ऐसी होगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको काम आएगी या उनको फ़ायदा उससे मिल जाएगा, तो वो उसको बहुत देर तक याद रखते हैं, या उसको वो अच्छे से समझ भी लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू मेथड्स, यानी जो मेथड्स यूज़ करता है एक टीचर या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है टीचिंग पर। जो पहला पॉइंट इसमें यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी जो टीचर होता है अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस का मेथड यूज़ करता है, इसका मतलब ये है कि मैसेज वर्सेस स्पेसिड भी इसको बोलते हैं, मैसेज वर्सेस स्पेसिड। यानी मेथड्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसा मेथड कि जो आप ग्रुप वाइज, यानी जो क्लास में अगर 20 या 30 बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाएंगे, वो हो गया मैसेज। अगर आप अलग अलग उनको इंडिविजुअली पढ़ा रहे हो, वो हो गया स्पेसिड। यानी टीचर को इस बात का ध्यान रखना होता है कि कभी-कभी आप ग्रुप वाइज को भी पढ़ाना बेहतर रहता है, और कभी-कभी इंडिविजुअली भी किसी स्टूडेंट के पास जानना होता है, उसके प्रॉब्लम्स को जानना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना होता है। हमेशा एक ही मेथड काम नहीं करता है, अलग-अलग स्टेजेस पर अलग-अलग मेथड काम करता है। टीचर को इसका ध्यान रखना होता है कि कब और किस लेवल पर मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, इससे टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है। जो दूसरा पॉइंट है होल वर्सेस पार्ट, यानी कभी-कभी ऐसा टॉपिक होता है जो आप एक साथ पढ़ाओगे तो उससे फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन कोई टॉपिक ऐसा होता है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो आप एक साथ पढ़ाने में, अगर आप एक साथ पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगी, तो उनको समझ में नहीं आएगा, उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे कि मान लो कि एक टीचर पढ़ा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर उसने सारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही टॉपिक में पढ़ाया है, एक साथ पढ़ाया, तो बच्चे उसमें बोर हो जाएंगे, उनको उतना समझ नहीं आएगा। टीचर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, पहला माउथ लेगा, उसके बाद जो फूड पाइप है, उसके बाद जो लंग्स है,
उसके बाद स्टेप बाय वाइज स्टेप वो उसको पढ़ा सकता है। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा होता है, मान लो कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसको अगर आप अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करोगे तो वो उनको उतना समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को एक ही बार सॉल्व करना होगा, तो वो उनको अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा। अगर आप एक दिन आधा क्वेश्चन करोगे तो दूसरे दिन आधा क्वेश्चन करोगे, तो वो उनको ना याद रहेगा ना उनको समझ में आएगा। तो ये टीचर को ध्यान रखना होगा किस टॉपिक पे कौन सा मेथड सूटेबल है। क्या ये होल मेथड से उनको समझ में आएगा या इनको पार्ट से उनको समझना होगा। तो ये भी इफेक्ट करता है टीचिंग पे। उसके बाद रिसाइटेशन, यानी रिसाइटेशन भी एक मेथड होता है जिससे मतलब टीचर उनको रिसाइट करता है, यानी उनको याद दिलाता है कि कल क्या हमने क्या पढ़ाया है, कल हमने क्या पढ़ा, या इसके इसे या एक टॉपिक अगर आज पढ़ना है तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, उसमें मेन मेन टॉपिक क्या थे। यानी रिसाइटेशन से उनको और ज़्यादा याद रहता है। यानी जब टीचर क्लास में आए, अगर उसने कल कोई टॉपिक पढ़ाया है तो दूसरे दिन वो उस टॉपिक को उनको रिवाइज करे, ताकि उनके जहन में ये आए कि कल हमने क्या पढ़ा है, उसमें मेन मेन टॉपिक्स क्या थे। इससे उनका जहन में वो रिवाइज होता है, तो मेन पॉइंट्स उनके जहन में याद आता है, तो उसको वो अ, बहुत देर तक याद रख पाते हैं, जिसका वो रिवाइज करते हैं। तो रिसाइटेशन से भी टीचिंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब टीचर ऐसा मेथड यूज़ करता है जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो लर्निंग उनको बहुत देर तक याद रहती है और वो उनको अच्छे से समझ में आती है। तो स्टूडेंट को ये भी इस्तेमाल करना होगा कि पार्टिसिपेशन मेथड वो यूज़ करे, ताकि लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाए। उसके बाद है सूटेबिलिटी ऑफ मेथड, यानी जो पहले ही मैंने कहा है कि हमेशा एक ही मेथड काम नहीं करेगा। डिफरेंट स्टेजेस पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने होते हैं। उसी से टीचिंग फ्रूटफुल या इफ़ेक्टिव होगी। तो टीचर को ये सोचना होगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस पर कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा। उसको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, इस तरह का टॉपिक है मुझे तो किस तरह का मेथड मैं यूज़ करूँ ताकि टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो इसके बाद है एक और टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है, जो माहौल होता है, उस उससे भी उसके वजूहत क्या होते हैं टीचिंग पे। इसमें आता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है। फिजिकल एनवायरनमेंट में ये आता है, मान लो कि अगर बेंच है, बेंच कैसा है, क्लासरूम कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, ये आता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। यानी अगर सीटिंग का अरेंजमेंट सही नहीं है तो लर्नर सूटेबल नहीं है बैठने में, या उनका हीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है जहाँ पर वो बैठ रहे हैं, या जहाँ वो रूम है वो सही नहीं है, वेंटिलेशन सही नहीं है। तो जब फिजिकल एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो टीचिंग भी सही नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी। जब एनवायरनमेंट सही होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट सही होगा, तब उनको बैठने में मज़ा आएगा, तो तब वो सेफ महसूस करेंगे खुद को, तो उनका ध्यान अच्छे से जाएगा पढ़ाई पर। उसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट, यानी सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। यानी जिस सोसाइटी से बच्चे आ रहे हैं उस वो सोसाइटी कैसी है, अगर अच्छी है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। या जिस सोसाइटी में वो पढ़ रहे हैं, जिस सोसाइटी में स्कूल है, वो उसका माहौल कैसा है, या उस स्कूल जो है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी टीचर्स अपने हेड्स या प्रिंसिपल के साथ कैसा माहौल बना रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है। उसके बाद क्लासरूम कल्चर, यानी जो क्लासरूम है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह का माहौल बना रहे हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं, या टीचर उस क्लासरूम में किस तरह का माहौल पेश करता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसी बातचीत करता है, वहाँ पर कैसा माहौल है, ये भी अफेक्ट करता है टीचिंग पर। अगर माहौल अच्छा है, एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से करते हैं, तो टीचिंग इफेक्टिव होगी। या करिकुलम, मतलब कि करिकुलम कैसा है, अगर करिकुलम ऐसा बनाया है स्कूल मैनेजमेंट या अथॉरिटी ने जो कि उनको रियल लाइफ से रिलेटेड है या उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो वो पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छे से होंगे। अगर करिकुलम ऐसा बनाया हुआ है कि जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि रिलेटेड नहीं है, जो कि प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड नहीं है, या जो स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो उनको पढ़ाई में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। या टाइम टेबल कैसा है स्कूल का, अगर टाइम टेबल ऐसा है कि बहुत सवेरे से स्कूल आना है, तो जिससे
जिसका मतलब लर्नर्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या लेट से स्कूल में छुट्टी देते हैं, वो लेट से उनको वापस भेजते हैं, तो उसमें भी अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, या पहला कौन सा क्लास होगा, उसके बाद कौन सा क्लास होगा, या टाइम टेबल अगर एक क्लास है, दो क्लास है रेगुलरली, क्या उसमें थोड़ा सा ब्रेक भी है, उनको लंच भी अच्छे से मिल रहा है, यानी टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा और उनको इंटरेस्ट भी और ज़्यादा मिल जाएगा, और वो उनका पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है एक और फैक्टर, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, जो कि इंस्टीट्यूशन होता है या स्कूल होता है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग पर। इसका जो पहला पॉइंट है टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी जो टीचर है और स्टूडेंट रेशो, अगर टीचर और स्टूडेंट रेशो कम या बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी टीचिंग अफेक्ट करता है। 30:1 अच्छा यानी गुड रेशो माना जाता है टीचर और स्टूडेंट, यानी एक टीचर के लिए 30 या 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर एक टीचर को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन तक आवाज़ भी नहीं पहुंच पाएगी, या वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो जितना ज़्यादा अच्छा ये रेशो होगा, तो उतना ही हर एक स्टूडेंट्स तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी, या उसकी लर्निंग पहुंचेगी, या वो अच्छे से उनको ध्यान दे पाएगा, तो इससे भी टीचिंग पे इफेक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इसकी बात पहले आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी लाइब्रेरी कैसी है स्कूल में, इंस्टीट्यूशन कैसा है, वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ का बिल्डिंग कैसी है, वहाँ का मटेरियल कैसा अवेलेबल है, इससे भी टीचिंग पर इफेक्ट पड़ता है। अडॉप्टेड टीचिंग मेथड्स, जो टीचर्स हैं वो किस तरह के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, या क्या वो ऑनलाइन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो नए नए मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्ले वे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, इससे भी टीचिंग पर इफेक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट कैसा है उनका, यानी हेड जो है वो कैसा मैनेज कर रहा है, या टीचर कैसे मैनेज कर रहा है, या स्कूल मैनेजमेंट जो होती है वो कैसे मैनेज करता है इस स्कूल में, यानी जो स्कूल या इंस्टीट्यूशन का प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, डिसिप्लिन कैसा है वहाँ पर, ये भी टीचिंग पर इफेक्ट करता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, ये जो इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है, कोई कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, इसका अचीवमेंट जो है वो भी अफेक्ट करता है टीचिंग और लर्निंग पर। यानी आप खुद भी देखते हो कि एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूशन जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, यानी पहले से ही बच्चों पर ये इफेक्ट होता है, उनके जहन पर ये बात होती है कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ की लर्निंग जो है वो बेस्ट है, तो वो ऑलरेडी उनके जहन में ये बात होती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग भी ऐसी होती है, और वो भी बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, और जिसका पहले से ही इमेज अच्छा होता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा फिर बन जाता है, उसके बच्चे भी पॉजिटिव में होते हैं, टीचर्स भी पॉजिटिव माइंड होते हैं, तो उनकी लर्निंग भी अच्छे से होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जिस सोसाइटी में बहुत कम रैंक होता है सोसाइटी में या अपने एरिया में, तो पहले से ही टीचर्स होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं उन पर पहले ही नेगेटिव माइंड होता है कि ये इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, यहाँ की टीचिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ फिर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। एनवायरनमेंट, इसकी बात भी हमने पहले की कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, यानी स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप कैसा है, यानी स्टूडेंट्स और हायर अथॉरिटी है उनका कैसा रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप कैसा है, या आसपास जो भी सोसाइटी है, ये अफेक्ट करता है टीचिंग पर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग्स। तो दोस्तों ये टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग्स। इसमें अलग अलग हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।